चलिए आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताएं। 1911 में अलेक्जेंड्रिया के पास इजिप्ट के एक गांव में दिन का आसमान खिल उठा। उस मीटियोराइट में एक दूसरे ग्रह से आया संदेश था, पर 70 साल तक कोई उसे पढ़ ना सका। फिर 1976 में नासा ने मंगल पर 2 वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट्स को उतारा और इस चीज की पूरी जानकारी जाने माने एस्ट्रोनॉमर कार्ल सागन दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मंगल की हवा पृथ्वी के मुकाबले काफी कम घनी है और उसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ही है। उसमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, आर्गन, पानी की भाप और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन। जब उस गांव में गिरे पत्थरों पर रिसर्च की गई तो उन्हें ये पता चला कि पत्थरों में मौजूद गैसेस की सिमिलैरिटी एकदम मार्स के एटमॉस्फेयर से मिल रही थी। फिर पता चला कि ये पत्थर के टुकड़े मार्स पर हुए एस्टेरॉयड के हमले के हैं, जो कि काफी बड़ा था, जिससे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। इसका ज्यादातर मलबा वापस स्पेस में चला गया था और समय के साथ कुछ पत्थरों की दिशा धरती की ओर हो गई थी और ये पत्थर उन्हीं में से एक थे। हम जानते हैं कि कुछ माइक्रोब्स अंतरिक्ष के मुश्किल हालातों में भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि इन जीवों को ही ले लीजिए। ये माइक्रोब्स 1.5 साल तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर ही घूमते रहे, जहां अंतरिक्ष का बेहिसाब तापमान, रेडिएशन और वैक्यूम था। मगर जब इनको दोबारा पृथ्वी पर लाया गया तो इनमें से कुछ जिंदा और अच्छी हालत में थे। इनसे भी ज्यादा हैरत अंगेज तो ये हैं जो 80 लाख साल के मौत के नींद से जागे हैं। लाखों साल पहले जब हम इंसानों का वजूद तक नहीं था, तब ये अंटार्कटिका के बर्फ में जम गए थे और अब तक जिंदा हैं। इन सब चीजों का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कोई जीव अंतरिक्ष के मुश्किल हालात में लाखों सालों तक जिंदा रह सकता है तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जीवन का आदान प्रदान हो सकता है। इसीलिए ये संभावना हो सकती है कि धरती पर भी जीवन बाहर कहीं अंतरिक्ष से आया हो। और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं दूर से आए एस्टेरॉइड्स जो पृथ्वी से टकरा चुके हैं। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भेड़िए कितने समझदार होते हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि भेड़ियों को कोई लंबे समय तक नहीं पाल सकता। इस पिक्चर में भेड़िए 5 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। पहले ग्रुप में बूढ़े और बीमार भेड़िए हैं, ताकि अगर हमला हो तो यही मारे जाएं। दूसरे ग्रुप में सबसे खतरनाक और ताकतवर भेड़िए हैं, जो पीछे तीसरे ग्रुप में जिसमें बच्चे और फीमेल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ग्रुप के फ्यूचर हैं। और इसीलिए चौथे ग्रुप में भी वही दूसरे ग्रुप वाले ताकतवर भेड़िए हैं। और आखिर में अकेला है ग्रुप का लीडर, जो सबके ऊपर नजर रखता है। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि शेर भले ही ताकतवर होता है, पर भेड़िए कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करते। जरा इसे ध्यान से देखिए, और अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर इस पानी से भरे जार में एक होल है और इसी होल के थ्रू पानी को और लाइट दोनों को साथ में निकाला जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे लाइट रे वाटर के फ्लो के साथ बेंड हो गई। यहाँ एक कमाल का फेनोमेनन लग रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें जब आप डेंसर मीडियम से लाइट इंसिडेंट करते हैं तो रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जाती है, और जैसे जैसे आप इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाएंगे रिफ्रैक्टेड रे का एंगल भी बढ़ेगा। और एक ऐसा समय आएगा जब रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और फिर जैसे ही इंसिडेंट एंगल बढ़ाया जाएगा तो इस बार ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल को पार कर जाएगा और बाहर जाने की बजाय उसी सेम मीडियम में चला जाएगा, और इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही चीज यहाँ पर हो रही थी। ये देखने में काफी मजेदार लग रहा होगा। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसपे ये बबल फ्लोट कर रहा है? अगर आप थोड़ा नीचे इस नीले फ्लूइड में देखें तो आपको यहाँ कुछ अजीब दिखेगा। चलिए समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे काम कर रहा है। जब आप एक कंटेनर में बेकिंग सोडा डालते हैं, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, फिर जब आप उसमें विनेगर ऐड करेंगे तो विनेगर में मौजूद एसिटिक एसिड बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करते ही उस पूरे कंटेनर में नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाएगी। और जैसा कि आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से ज्यादा डेंस होती है, जिसके वजह से नीचे वाले पोर्शन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अपना डेरा जमा लेगा और बबल उस पे फ्लोट करने लगेगा। आप इसे छोटे लेवल पर भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी विज्ञान से जुड़ी बातों को समझने के लिए हमसे जरूर इंटरग्लेशियल पीरियड, जब आइस एज के बीच में एक छोटा सा ब्रेक आता है, और ये ब्रेक अभी 50,000 साल तक अभी और चलेगा, और हम इंसान इसी ब्रेक में अपना जीवन जी रहे हैं। इंसानों के लिए ये ब्रेक शानदार रहा, पर कार्बनिफेरस एज में जो पेड़ दबकर कोयला बन गए थे, हम लगातार उन्हें जलाए जा रहे हैं, और उस पुराने प्लैंकटन को भी जो तेल और गैस के रूप में जमा है। अगर हम ऐसा न करें तो हमारे पृथ्वी की जलवायु बची रहेगी, पर हम तो इस रफ्तार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जा रहे हैं, जितनी पहले हुए हादसों के बाद से पृथ्वी पर कभी पैदा नहीं हुई, और जिससे बड़े पैमाने पर जीवों का सफाया हुआ था। हमें इस ईंधन की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है, और इससे वही सेम जलवायु बन रही है जैसे पिछली बार डायनासोर्स के युग में हुई हादसे के बाद बनी थी। हम अपने आप को अपने ही अंत की ओर ले जा। क्या आपको पता है, हमारे पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स को
पृथ्वी पर चल रहे जीवन से कोई मतलब नहीं रहता और ना ही पृथ्वी के ऑर्बिट में हो रहे छोटे बदलावों या कभी कभार इससे आकर टकराने वाले छोटे मोटे उल्का पिंडों से। टेक्टोनिक प्लेट्स की प्रक्रिया इस बात का भी ख्याल नहीं करती कि हमारे ग्रह के सतह पर अरबों सालों से क्या चल रहा है। हम सबका वजूद बहुत छोटा है और हम एक छोटे से ग्रह के बाहरी परत पर सवार होकर अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। पृथ्वी पर जो जीव सबसे लंबा जीता है उसकी उम्र हमारे ग्रह की उम्र के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए यह जाहिर है कि कोई भी जीव इस पूरे पैटर्न को नहीं देख सकता जिसमें महाद्वीप बदलते हैं, जलवायु बदलता है और जीवन का विकास होता है। हमें अपने विकास के बारे में जो भी थोड़ा बहुत पता चल पाया है वो इंसान की समझ और हिम्मत की बदौलत ही मुमकिन